Welcome back, children. Now in the previous lecture we had done about the igneous rocks. That is, we did this rock structure. I told you one marker very important, what is called a rock. The composite matter made up of one or more mineral is called a rock. That is what we had done. And we also saw that rocks can be hard or soft. It could be porous and non-porous, light or heavy, right? So all this we had done in the previous time. Now various types of rocks are formed due to different processes, और इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: igneous, stratified and your metamorphic rock. Then I told you need not go very much in detail over here. Just learn these three forms, three types of rocks, three categories that we can divide rocks into. Now igneous rock, as we had done कि igneous अग्नेय मतलब फायर, तो जो बहुत ही इंटेंस हीट रहती है इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस रॉक्स. और किस तरह से इग्नियस रॉक्स फॉर्म होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स हमने देखे थे. दैट इज आई टोल्ड यू ग्रेनाइट हो या जो तुम्हारे घर के किचन का प्लेटफॉर्म जो बना है, दैट इज मेड ऑफ ब्लैक ग्रेनाइट. देन वी हैव अदर कलर्ड ग्रेनाइट ऑल्सो, दैट इज yellowish brown and a bit of greenish, but more so we make use of black granite and it is very sturdy, strong. Then we did another part was we did stratified rock, जिसको हम sedimentary भी कहेंगे. Example हमने देखे थे gypsum, limestone, coal, and these are found more in Bihar and Jharkhand. Metamorphic rock, that is in some particular condition the form, composition and other features of rocks are totally changed. और ऊपर के रॉक्स जो रहते हैं वो नीचे के रॉक के ऊपर जो बिकॉज ऑफ इट देयर इज लॉट्स ऑफ प्रेशर प्लस हाई टेम्परेचर, तो दो चीज़ें, एक तो प्रेशर फ्रॉम द अबव रॉक स्ट्रेटा एंड हाई टेम्परेचर, ये कंबाइंड इम्पैक्ट से यू विल सी कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक अपना फॉर्म चेंज कर देते हैं और फिर जो हमें रॉक्स मिलते हैं इन अ न्यू टाइप ऑफ और न्यू फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक. और बेस्ट एग्जाम्पल है मार्बल, जो मैंने कहा था अगर तुम उदयपुर की ओर जा रहे हो, दैट इज राजस्थान की तरफ, तो मार्बल के स्लैब्स बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे, इंडस्ट्रीज होती है उनकी. यू गेट क्वार्ट्जाइट ऑल्सो विच आर द बेस्ट एग्जाम्पल. सो जस्ट फ्यू पिक्स आर शोन ओवर हियर कि मेटामॉर्फिक रॉक दो वजह से अपना फॉर्म मतलब कैसे बनते हैं वो. इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वन इज फ्रॉम द अपर लेयर, रॉक्स का वजन नीचे के लेयर पे, एक तो वो है. सेकेंड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ये दोनों के एडिशन से इग्नियस और स्ट्रेटिफाइड रॉक का फॉर्म चेंज हो जाएगा और ये जो नया रॉक जो बन रहा है उसको हम कहेंगे मेटामॉर्फिक रॉक. नाउ अ न्यू टॉपिक दैट इज मिनरल. अब मिनरल के बिना तो वर्ल्ड डेवलप होगा ही नहीं. इट हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड. सो वन मार्कर, व्हाट इज मिनरल? मिनरल इज दैट मैटर which is formed due to natural, organic or inorganic process. Naturally organic या inorganic process से जब कोई matter form हो रहा है उसको हम कहेंगे mineral. It has a fixed chemical composition. They are available from the interior of the earth in three forms. Learn it: solid, liquid, gaseous form. तो mineral तीन form में पाए जाते हैं from the interior of the earth. Mineral depends on what? Learn it: geological structure of the surface of the earth. कहीं पे geological structure, I told you the कैसे हमारे अलग अलग लैंड के फॉर्म्स हैं, कहीं पे माउंटेन, कहीं पे प्लेटोज, कहीं पे हिल्स, फ्लैट रीजन. तो मिनरल्स दैट वी गेट डिपेंड्स ऑन दिस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ. मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, निकल, गोल्ड, सिल्वर आर फाउंड इन इग्नियस रॉक. तो इग्नियस रॉक में से हमें मिलेंगे ये सारे मिनरल. Coal, mineral oil, natural gas we get from stratified rock, while slate, marble, diamond, etc. we get from metamorphic rock. Classification of mineral. In our routine life, about 200 minerals are used directly or indirectly, right? तो हमारे रूटीन लाइफ में 200 से भी ज़्यादा मिनरल का यूज़ इधर डायरेक्टली करते हैं या इनडायरेक्टली. जैसे कि हमने यूज़ किया से दिस पर्टिकुलर माउस, तो उसके अंदर जो हम सेल रखते हैं उसके अंदर एक स्प्रिंग होगी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक है टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ मिनरल. फिर
घर के जो दरवाजे होते हैं उसके अंदर जो स्क्रूज यूज़ करते हैं, या छोटे बड़े स्क्रूज, या फिर हम जो टेबल जो हमारा बना है उसमें जो जॉइंट्स हैं उसमें भी एक आयरन का पार्ट है। कई जगह पे हम कॉपर यूज़ करते हैं, कई जगह पे एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। लाइक आई वुड से यू कैन सी I'm just turning my laptop screen at a particular side। तो ये जो है जो ग्लास के साथ जो उसका जो रहेगा, यू कैन सी ओवर योर, ये जो पार्ट है दैट इज एक एल्यूमिनियम सेक्शन है, लेकिन फिर उसके साथ भी कई और मिनरल्स ऐड करने पड़ रहे हैं। आई होप दैट आई हैव सेट द स्क्रीन एट द राइट प्लेस, बट फिर भी आवाज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं थोड़ी पूरी नहीं दिखाई दे रही देन ऑल्सो लिसन टू द लेक्चर। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 200 से ज़्यादा मिनरल लोग यूज़ कर लेते हैं। A universally accepted classification of mineral is not possible। अब पूरे वर्ल्ड में अगर सारे मिनरल्स जो अलग अलग जगह पे अलग अलग मिनरल्स मिल रहे हैं वर्ल्ड में, उसको अगर हम क्लासीफाई करें तो थोड़ा पॉसिबल तो सब कुछ है, वैसे इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। हाउएवर जनरल एकदम सिंपल क्लासिफिकेशन दिया है यहाँ पे, दैट इज मेटालिक मिनरल, उसमें होंगे प्रेशियस, लाइट, mineral of general use and used as alloys। अब प्रेशियस हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। लाइट मेटालिक मिनरल्स होंगे मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टाइटेनियम एट्सेट्रा। जनरल यूज जो हम जनरली हम और तुम यूज़ करते हैं आयरन, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, निकल एट्सेट्रा। एलॉयज की तरह यूज़ होते हैं क्रोमियम, मैंगनीज, टंगस्टन, वेनेडियम एट्सेट्रा। फिर जो नॉन मेटालिक है वो है लाइमस्टोन, चॉक, एस्बेस्टोस, माइका, फ्लोस्पार, जिप्सम, सल्फर, डायमंड। Energy giving resources, coal, mineral oil, natural gas, uranium, thorium, etc. So learn for your 2 marker, very important classification of minerals। अब यहाँ पे दो स्टेट ही लर्न करने हैं फॉर योर मैप फिलिंग, नथिंग मोर देन दैट। यस, स्टेट मैप पहले लर्न कर लो। अगर तुम्हें पता चल गया कि जैसे हर एक के पहले 2 तुम्हें लर्न करने हैं, अब तुम्हें पता ही नहीं झारखंड कहाँ पे, बिकॉज दैट इज अटरली इम्पॉर्टेंट फॉर योर नॉट ओनली 9th स्टैंडर्ड बट 10th स्टैंडर्ड में मिनरल के ऊपर पूरा चैप्टर है, तो उसमें 1 मार्क वेरी इंपॉर्टेंट योर मैप फिलिंग। तो बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारी कंट्री के जो मैक्सिमम आई वुड से झारखंड में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट 2 जो नहीं मिलते वहाँ पे। 1 इज लेड एंड 1 इज लाइमस्टोन। तो लेड के लिए हमेशा हम पिकअप करते हैं राजस्थान, अब देखो यहाँ पे है ही, और लाइमस्टोन के लिए I would take Gujarat always, right? यहाँ पे MP है, so you can take MP, clear? So I would always say कि हर एक के दो पहले दो लर्न कर लो। मैप के सारे स्टेट कहाँ पे, हमारे इंडिया के स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है वो लर्न कर लो, अपने आप इजी हो जाएगा मैप फिलअप करना रिलेटेड टू योर ज्योग्राफी चैप्टर्स। नाउ सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 3 marker, द होल शॉर्ट नोट, एवरीथिंग ऑन सॉइल यू विल लर्न। और एक है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। नाउ सॉइल वी नो दैट इज अ बेसिक रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर। बिना सॉइल के तो कुछ ग्रो हो ही नहीं पाएगा, और वो भी फर्टिलिटी अलग अलग होगी अलग अलग सॉइल में। तो हर एक टाइप के सॉइल, 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स आते हैं, हर एक सॉइल टाइप में डिफरेंट चीज़ ग्रो होगी। ये नहीं कि ब्लैक लावा सॉइल में जो ग्रो होगा वो डेजर्ट सॉइल में ग्रो होगा, या जो कश्मीर के सॉइल में जो ग्रो होगा वो केरला के सॉइल में ग्रो होगा। नो, इट्स टोटली डिफरेंट। एक है सी कोस्ट के पास, एक सी कोस्ट से काफ़ी दूर, एक है लो एल्टीट्यूड पे, एक है हाई एल्टीट्यूड पे। तो एक है माउंटेनियस सॉइल, एक है और सी कोस्ट के पास वाला सलाइन सॉइल भी हो सकता है जहाँ पे कोकोनट ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो अकॉर्डिंगली वी लर्न ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। Beside agriculture, soil is also very important. Now what is soil? 1 marker. It is a thin layer, very thin, like the skin of an apple. It's a thin layer formed of organic and inorganic matter on the surface of the earth. अब ये जो thin layer जो बन रहा है soil का, it takes lakhs of years। हम human being अपने selfishness के लिए, greediness में हम उसको खराब कर देते हैं 50 साल 100 साल में, right? Lakhs of years बनाने में,
खराब करने में 50-100 साल by using chemical fertilizer, insecticides, pesticides and all. Nowadays therefore we are making more use of biochemical, I would say organic farming भी आ गया है already, that we can preserve the soil in that form. So soil is related to the surface of the earth in the same way as apple with its skin. The thin layer on the crust of the earth is called soil. अब ये soil बनता कैसे? तो first of all long time period, weather, climatic conditions, water, snow, air, vegetation, मरे हुए इंसेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होके हजारों साल के बाद ये पाउडरी फॉर्म में बन जाते हैं. फिर एक थिन लेयर बनता है हमारे अर्थ के ऊपर, जिसके अंदर फिर ऐड हो रहा है स्टोन्स, पेबल्स, सॉइल पार्टिकल्स एक्सेट्रा विच आर कॉल्ड एज रेगोलिथ. फिर उसमें मिनरल्स, ऑल दिस रॉक्स एंड ऑल हैज मिनरल्स इन इट. देन द बायोटिक मैटर, फिर एयर, वाटर, एज आई टोल्ड, बहुत सारी चीज़ें ऐड होने पे बनेगा सॉइल. तो सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. रॉक डजंट मीन इतना, या ये पत्थर तो कुत्ते को मारते हैं. आई विल से डोंट डू दैट ऑल्सो, बट एन एग्जाम्पल आई जस्ट गेव यू कि पत्थर जो हाथ में उठाते हैं खुद के प्रोटेक्शन के लिए, बट दैट इज, उसको हम कहेंगे स्टोन. रॉक मतलब ह्यूज, इट कुड बी एज ह्यूज एज योर बिल्डिंग, इट इज वेरी ह्यूज. तो ये जो रॉक है उसके अब ब्रेक होना, अब रॉक एक दिन में तो टूटेगा नहीं, राइट? जैसे एक हिल है, एक दिन में टूटेगा नहीं. तो इस रॉक पे बहुत सालों से बारिश की असर, करोड़ों साल पहले से, या चलो लाखों साल ले लो, बारिश की असर हुई तो थोड़े थोड़े उसमें क्रैक्स आए, फिर उसमें पानी चला गया, फिर थोड़े टाइम के बाद हीट की असर हुई, फिर ठंड की असर, फिर स्नोफॉल की असर, फिर डेड प्लांट्स, एनिमल्स तब के उस ज़माने के मरे हुए उसमें ऐड होते गए, क्रश होते गए, फिर और रॉक्स और छोटे होते गए. तो ना धीरे धीरे वो बन गए और छोटे, फिर उसके अंदर मिनरल कंटेंट भी था. तो ये सब चीज़ मिला के एयर, रेन वाटर, टेम्परेचर, एवरीथिंग गेट्स मिक्स्ड अप, फिर बना सॉइल. तो रॉक सरफेस गेट्स इरोडेड ड्यू टू फैक्टर लाइक टेम्परेचर. अब यही रॉक का ब्रेक होना, फिर इरोड होना, खराब होना, और ज़्यादा टूटना with the effect of factors like temperature, rain, snow, air, vegetation मरे हुए, insects, creatures मरे हुए, then it turns into a powdery form. It forms the land layer. In this layer there are gravels and smaller stone, pebbles, छोटे-छोटे पत्थर, मिट्टी, soil particles which are called regolith. Learn it. What is regolith? It contains only mineral content. अब यहाँ पे regolith तक सिर्फ mineral होता है, फिर उसमें पानी, हवा, बायोटिक मैटर ऐड होने लगते हैं. फाइनली ये जो मिक्सचर बनता है वो बना सॉइल, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये, राइट? नाउ 6 टाइप्स ऑफ सॉइल आर देयर, यू हैव टू लर्न फॉर योर डिटेल आंसर. एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल जिसको हम रेगुर भी कहते हैं, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, जो भी ये भी रेड है, लेटराइट सॉइल. रेड सॉइल भी रेड है ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड और यू कॉल आयरन ऑक्साइड कंटेंट. Mountainous soil, desert soil. ठीक है? So let's see. Now, as I told you just now, and I told in the previous lecture also, please, a request from my side. Always it's a request. ठीक है? तो जैसे स्टेट मैप मैंने कहा था तुम्हें लर्न करना ही है, एंड 1 फाइन डे सिर्फ स्टेट की 5 मिनट की टेस्ट डाली जाएगी. हैव टू गिव दैट टेस्ट ओनली 5 मिनट्स. ठीक है? ज़्यादा लंबी टेस्ट नहीं लूँगी 1 फाइन डे. और जैसे ऑनलाइन MCQ के एग्ज़ाम रखते हैं वैसे एक दिन 5-10 मिनट की ये हो जाएगी. आप, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू गिव इट, राइट? तो ऑनेस्टी मैटर्स अ लॉट. नहीं तो दूसरी कंट्री के स्टेट आ जाएंगे, अपनी कंट्री के आएंगे ही नहीं कभी. तो बीइंग एन इंडियन आई वुड से थोड़ी इज्जत दे दो अपनी कंट्री को, हर एक स्टेट को जान लो, और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लो. बहुत हमने तो आराम किया 9th में, 4-4 साढ़े 4 महीने से एंजॉय ही कर रहे हैं. तो यो राजस्थान, राइट? लेट मी टेक अ पेन. राजस्थान, राइट?
गुजरात, फिर हम महाराष्ट्र का सेक्शन लेंगे, फिर यूपी बिहार भी है, फिर दिल्ली भी होगा, फिर ये है बांग्लादेश जो इंडिया नहीं है। बच्चे इसको भी इंडिया में डाल देते हैं, बच्चे तो इसे भी इंडिया में डाल देंगे। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड है, फिर हमारे ये जो थंब है, थंब पोर्शन, राइट, यहाँ से अंदर चले जाओ आसाम, फिर ये पूरा ये सेक्शन पूरा 7 सिस्टर्स हैं, ये है त्रिपुरा, राइट। तो यस, देन केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो मध्य प्रदेश, बहुत सारे, ये है चिल्का लेक, उड़ीसा, फिर यहाँ पे आ जाएगा कैलकाटा, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। तो बहुत कुछ लर्न करने के लिए है, ऐसे 100 स्टेट नहीं है। वैसे तो तुम काउंट कर सकते हो फिंगर टिप्स पे अपने 1 2 3 4 वैसे, बट लर्न इट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस करते रहो। अब जैसे ही तुम्हें ये स्टेट आ गए, आंसर तुमने लर्न बैट कर लिए, स्टेट आ गए तुम्हें मैप पे, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, कौन सा सॉइल कहाँ मिल रहा है वो तुम्हें बैट कर लिया। अब इजी हो जाएगा। देखो जैसे ये फॉरेस्ट सॉइल, तो हम चले जाएंगे ऊपर, राइट। फॉरेस्ट सॉइल के लिए जम्मू कश्मीर चले जाएंगे। माउंटेनियस सॉइल भी कह सकते हो, कई बार हम इसे माउंटेनियस सॉइल भी कहते हैं। देन डेजर्ट सॉइल, चलो डेजर्ट सॉइल है ब्लू कलर, तो हम चले गए राजस्थान। पूरा राजस्थान मत कर लेना, इट्स ओके, यू डू ओनली अ पार्ट ऑफ इट, राइट। अगर तुम ये छोटा सा सेक्शन भी कर लोगे इट्स ओके, राइट, इतना कर लो, तुम ये पार्ट कर लो, ठीक है। ये तो ये हो गया राजस्थान डेजर्ट सॉइल। अब हम जाएंगे एल्यूवियल सॉइल। तो ये सिर्फ मैप सिर्फ एल्यूवियल सिर्फ सॉइल के रिलेटेड है, तो ज़रूरी नहीं है जहाँ जहाँ येलो पोर्शन बताए तुम पूरी जगह पे सब लर्न बाय हार्ट करना है। तुम सिर्फ एक पार्ट बता दो, या तुम गुजरात का एक टॉप पोर्शन बता दो, इट्स ओके, राइट। फिर रेड सॉइल है, तो उस तरह से लर्न करते जाओ। स्टेट लर्न कर लो, उसी एक स्टेट में थोड़ा सा हिस्सा बता दो। Alluvial soil. Now, alluvial soil can be divided into 2 parts, Khadar and Bangar. The soil formed due to fresh alluvial deposit is called Khadar soil. अब जो नई सॉइल जो अभी डिपोजिशन से बनी है, फ्रेश वन, उसको हम कहेंगे खादर सॉइल। एंड इट इज फॉर्म ड्यू टू रिवर फ्लड, इट इज फॉर्म नियर द रिवर मोस्टली। जनरली सच सॉइल, मतलब खादर विच इज फ्रेश सॉइल, इट इज यूजुअली सैंडी नियर द रिवर बेड, near the river side, and it is sticky containing all alluvial in the upper valley region, उसे हम कहेंगे बांगर। अब जो बांगर है वो थोड़ी स्टिकी है और रिवर से थोड़ी दूर पाई जाएगी अपर वैली रीजन में, और उसको हम कहेंगे बांगर। ये ओल्ड सॉइल है। और खादर है न्यू एल्यूवियल सॉइल। नाउ दिस इज बांगर इज स्टिकी एंड डार्क। एल्यूवियल सॉइल इज सीन इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, राइट, बहुत सारे पास में मिलेगी, जैसा अभी अभी हमने मैप में देखा। फर्टिलिटी ऑल्सो इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस, मतलब पूरे कंट्री में बहुत सारे स्टेट में हमें एल्यूवियल सॉइल मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबकी फर्टिलिटी बेस्ट होगी। कहीं पे ज़्यादा फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल है, कहाँ पे कम फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल है। जनरली सच सॉइल इज यूजुअली फर्टाइल सॉइल, लेकिन कम ज़्यादा अलग अलग स्टेट के हिसाब से। तो पंजाब में बहुत ही फर्टाइल है, यूपी में फर्टाइल है, देन देयर इज बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब में हमें मिलेगा एल्यूवियल सॉइल। देन वी गो टू ब्लैक सॉइल। दिस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉल्ड रेगूर सॉइल। इट इज फाउंड मोस्टली इन महाराष्ट्र, वेस्ट एमपी, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। ब्लैक सॉइल इज अ गिफ्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, मतलब साउथ इंडिया। दिस सॉइल इज स्टिकी फर्टाइल, इट हैज़ मोर ऑफ ह्यूमिडिटी, मतलब पानी को रिटेन करके रखते हैं। पानी मतलब वो मिट्टी गीली रहेगी फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम मतलब प्रोलॉन्ग टाइम। इट इज फॉर्म फ्रॉम मेटामॉर्फिक रॉक, यूजफुल फॉर कॉटन कल्टिवेशन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, राइट, एंड इट इज कॉल्ड रेगुर ऑल्सो। रेड सॉइल, सच सॉइल इज रेड इन कलर, फाउंड इन द रीजन ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, और रेड है ड्यू टू इट्स फेरस कंटेंट, मतलब आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के एडिशन की वजह से, and other humus content. This soil is porous, soft and fertile. Such soil is seen in Goa, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha, Jharkhand. Then we have laterite soil.
इट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव इरोशन बाय रेन। मतलब ये सॉइल भी रेड है ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड या तुम जो आयन ऑक्साइड कहते हो। और ये कैसे बनती है? ड्यू टू मोर ऑफ एक्सेसिव रेन की वजह से ऊपर लैंड का पार्ट थोड़ा इरोड हो जाता है। ड्यू टू हैवी रेन द ह्यूमस कंटेंट फ्रॉम द टॉप सॉइल गोज अवे इन द लोअर स्ट्रेटा, दैट इज लोअर पार्ट, which is called leaching. So learn for 1 mark. Soil contains less humus. It is less fertile. Red sandstone contains iron and aluminium. Erosion of this rock results into red color. तो यहाँ पे ये इरोड हो रहा है इसलिए ये रेड कलर की सॉइल बनती है। Such soil is found in mountainous region of Deccan, Karnataka, Kerala, Odisha and some part of northeast India. Now mountainous soil mountains region में यहाँ humus content is more due to forest, although it differs from one place to another. Such soil is found in Shivalik rain, which is less fertile and not fully developed soil. Soil is sandy, porous, but not much of humus. Such soil is found in mountainous region of country like Meghalaya, Arunachal Pradesh, eastern hilly regions, Uttarakhand, Himachal Pradesh, and Jammu Kashmir state. We find mountainous soil. Desert soil we find in dry and semi-dry region. That is arid and semi-arid region of Gujarat, Rajasthan, Punjab, Haryana. The soil here is more alkaline, less humus content. Agriculture has been made possible in such soil only due to irrigation facilities. There is a large variety of soil we see in our country due to difference in climate and relief features. So we complete this chapter over here and let's see. As the time permits, your one more video will follow, and that's related to the, I would say, your very much in short pressiform revision, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 लेक्चर हो गए हमारे related to this 14 chapter, तो कम बच्चे फर्स्ट और सेकंड पार्ट वीडियो का रिवाइज कर रहे हैं, फिर थर्ड को लिंक में ले रहे हैं। दैट इज़ वेरी फ्यू चिल्ड्रन, तो उनको वो पूरा याद रहेगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि करो मेहनत, हो सकती है उतनी, काफ़ी हो सकती है तुम्हारे हिसाब से, बट इट्स नाउ यू हैव टू डिसाइड। एंड वन मोर थिंग कि ये प्रेसी फॉर्म जो मैं बताने जा रही हूँ वो एक ईजी फॉर्मेट भी बन जाएगा for your revision. So thank you very much. Thank you once again. Take care. Thank you. Now we have just completed 14th chapter, and that time I told you that I'll be carrying forward with the Presi of this chapter. Presi that is काफ़ी लंबा चैप्टर था, तो उसे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ तुम्हें। ईच पैराग्राफ विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू प्रेसी फॉर्म, राइट। प्रेसी इज कि काफ़ी एक लंबे आंसर को जब तुम शॉर्ट में लिखते हो उसे हम प्रेसी नहीं कहेंगे। दैट इज़ योर लेजीनेस, आई वुड से, कि कट डाउन कर लिया बहुत कुछ। योर पूरा सब कुछ इंक्लूसिव होगा, बट टू मेक इट ईजी फॉर यू बिफोर द डे ऑफ एग्जाम, तो जस्ट गो थ्रू दिस प्रेसी, और ये एक रिवीजन भी होगा इस पूरे चैप्टर का। तो लेट्स सी, लाइक इन शॉर्ट, फिजियोग्राफी, irregular landform, it has some altitude on Earth's surface, is called physiography, and you can also say it includes mountains, plateaus, plains, etc. Now, on the basis of physiography, we have already seen that India can be divided into 5 physiographic regions. That is the northern mountainous region, right? The northern mountainous region मतलब कि हमने देखा था arc shape, right? Then there is Great Northern Plain, मतलब कि जो ever flowing rivers है हमारी नॉर्थ की, like गंगा, यमुना etc. ये सारी जो डिपोजिशन लेके आई लाखों साल करोड़ों साल पहले से, तो यहाँ पे जो बड़ा डिप्रेशन था वो फिलअप हो गया। It became extremely fertile plain, उसे हम कहते हैं Great Northern Plain. Then there is the Peninsula Plateau, that is your V shape over here. Then you have coastal plain, that is the coastal regions, and east coast and west coast, and you have the islands, that is you have
इन अरेबियन सी ऑल्सो यू हैव आइलैंड, यू हैव इन बे ऑफ बंगाल, तो वो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये तो लर्न करना ही है सारा। नाउ एज आई टोल्ड यू कि ये जो पूरा एक पैराग्राफ है वो एक बहुत ही हमने पॉइंट वाइज यहाँ पे या वर्ड्स फॉर्म में प्रेजेंट किया हुआ है कि नॉर्थ माउंटेनियस रीजन, इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ इंडिया, और वहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स हम जो उसे कहते हैं नॉर्दर्न रेंज, स्प्रेड ओवर 2400 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्थ, आर्क शेप, विथ उसकी है 240 to 320 किलोमीटर, एंड इट इज़ नॉट अ सिंगल माउंटेन, इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी रेंजेस। मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था लाइक गार्लैंड ऑफ मैनी बीड्स, तो ये जो बहुत सारी बीड्स है सॉरी, एक बीड से, एक मोती से माला नहीं बनेगी, बहुत सारे मोती उसमें लगते हैं। तो वैसे एक सिंगल माउंटेन्स हम ये नहीं कहेंगे इस माउंटेन रेंजेस, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं इक्वल टू हिमालयन माउंटेन्स, राइट। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अफगानिस्तान टू म्यांमार वाया इंडिया, नेपाल, भूटान। मोर ऑफ द एरिया इज इन तिब्बत and is a part of Parmenon mountain. Then we come to Himalaya is divided into two parts, northern and eastern. अब जो northern हिमालय है वो पैरेलल हमने बताया था आपको कि वो 3 पैरेलल रेंजेस हैं, राइट। तो ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं टू ईच अदर, एंड आउट ऑफ दिस यू कैन से the first one is the loftiest, and that's the northern part is the loftiest and known as Great Himalaya. It includes 40 peaks, height is more than 7,000 meters. Most famous is Mount Everest, 8848 meter high on Nepal-China border, known as Sagarmatha in Tibet. Other famous peaks are K2, which is the highest peak of India, 8611 meter. Great Himalaya has a ghat, that is passes like Jalapla, Shipkila, etc. Mansarovar located in this range, right? Next, when you see the second range, तो उसका short यहाँ पे लिखा हुआ है। जब इसको तुम learn करो इस आंसर को तो words याद कर लो, point याद कर लो, then you can frame the sentence. Central Himalayas और Lesser Himalaya, मतलब कि the first and third के बीच वाला जो होगा वो होगा lesser और central. It is in south of Greater Himalayas. Width is 80 to 100 kilometer, known as Lesser or Central Himalayas. It includes Pir Panjal and Mahabharat ranges. Also includes hill station like Nainital, Almora, etc. And it includes valleys like Kulu, Kashmir, etc. Then the last one, matlab lowest, that is called Outer Himalaya or Shivalik Mountain. Most of the part is in India. Width is hardly about 10 to 15 kilometer, height hardly 1000 meter. Valleys are formed with gravel, stones, thick sediments called dune, जैसे देहरादून, पाटलिदून, etc. Now we come to Eastern Himalaya. Lesser height, some are famous as hills like Patkai Hills, Mizo Hills in Mizoram, etc. Located near eastern border, and it continues up till Myanmar in Arakan Yoma. गारो खासी जेंटिया हिल्स आर इन मेघालय, जैसे मैंने बताया था कि बांग्लादेश और इंडिया के ये बॉर्डर पे हैं, बट इज अ पार्ट ऑफ मेघालय, सो दैट्स ऑफ इंडिया. मोर रेनफॉल, सो इट हैज़ डेंस फॉरेस्ट, तो रोडवेज और रेलवेज यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाए ज़्यादा. इट्स लोकेटेड नाउ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, मतलब वो एल्यूवियल डिपोजिशन वाला हाईली फर्टाइल प्लेन is located between North Mountainous region and Peninsula Plateau. मतलब नॉर्थ और साउथ के बीच में ये लोकेटेड है. नॉर्थ प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स brought by Himalayan rivers, ever flowing rivers like Ganga, Satluj, etc. Sediments layer, अब सेडिमेंट का जो लेयर बन रहा है वो अप्रॉक्स 50 मीटर्स का है. दिस प्लेन्स ऑक्यूपाई लार्ज एरिया ऑफ नॉर्थ, सो इट इज कॉल्ड ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. ज़्यादातर ये फर्टाइल प्लेन एरिया है वो ज़्यादातर नॉर्थ का हिस्सा बन रहा है, तो इसलिए इसका नाम दिया है ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. नाउ फर्दर द सेम इट कंटिन्यूज, इज अबाउट 2400 kilometers long, one of the largest river plains in the world. Its western part is narrower, मतलब कि ईस्टर्न पार्ट ब्रॉडर है.
हाइट इज़ नॉट मोर देन 180 मीटर्स फ्रॉम सी लेवल। और ये जो प्लेन है वो दिल्ली के पास बहुत ही नैरो है, बट व्हेन यू गो टुवर्ड्स द ईस्ट इट बिकम्स ब्रॉडर। सतलज प्लेन टू द वेस्ट, यहाँ पे सॉरी फॉर द टाइपिंग मिस्टेक, west it is WEST, Satluj plain to the west of Delhi and Ganga is to the east of Delhi. Plain और ये जो रीजन है वो बहुत ही प्रॉस्परस है, हाईली फर्टाइल, गुड इन एग्रीकल्चर। सिटीज़ यहाँ पे जो डेवलप हुई है वो है दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, सिंधु एंड इस 5 ट्रिब्यूटरीज भी है यहाँ पे। तो विच सिटीज आर इंक्लूडेड इन दिस नॉर्दर्न प्लेन रीजन, दैट इज दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ एंड मैनी अदर। फिर सिंधु और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज भी हैं फॉर 1 मार्कर, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। अब ये स्टार्ट होती है, मतलब ये इसका बर्थ हुआ है इन हिमालयस। 2 आब रीजन बिटवीन 2 रिवर्स, पंज आब प्लेन रीजन जो 5 नदियों से बना है और ज़्यादातर इसका हिस्सा है पाकिस्तान में। प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, अभी भी ये कंटिन्यू ही है, ये तुम्हारा आंसर। प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, भाबर, टेराई, बांगर, खादर। ये तो याद ही होगा। भाबर आई टोल्ड यू वन एग्जाम्पल ऑफ दैट तिस्ता नदी, राइट, और स्मॉल स्मॉल पेबल्स ऑन बोथ द बैंक्स ऑफ द रिवर। ऐसे लग रहा है जैसे कि ह्यूमन बीइंग ने उसे बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे पत्थरों को फिक्स किया है, बट दैट इज नेचुरल, इज नॉट मैन मेड। तो भाबर का मतलब स्मॉल is a small and narrow belt of stone and gravel. It runs parallel to the river from Sindhu to Tista, and Tista is in Shivalik foothills. Belt मतलब ये पूरा जो बेल्ट है वो 8 to 16 किलोमीटर्स वाइड है, कॉल भाबर। टेराई रीजन उसके बाद है, दैट इज अ फॉरेस्ट एरिया, डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही गीली मिट्टी है वहाँ पे, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, दैट इज मॉइस्चर। तो फॉरेस्ट भी बहुत डेंस है और यहाँ पे अलग अलग टाइप के वाइल्ड लाइफ दिखने मिल रहे हैं। बांगर इज ओल्ड एल्यूवियल सॉइल इन द प्लेन रीजन, टेरेस शेप एंड इट इज एट अ हायर लेवल। खादर इज न्यूली डिपॉजिटेड एल्यूवियम सॉइल इन द प्लेन रीजन। ओल्डेस्ट रीजन ऑफ इंडिया इज विच वन, दैट इज पेनिनसुला प्लेटो, दैट इज द ओल्डेस्ट रीजन, सबसे पहले यही बना था। इट इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड ट्राइंगल। Average height is about 600 to 900 meters. Its northern part slopes towards northeast, मतलब कि तुम्हारे राइट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ मतलब कि हम नॉर्थ इंडिया नहीं जाएंगे, मैंने तब भी समझाया था। वी आर टॉकिंग अबाउट पेनिनसुला प्लेटो, इन्वर्टेड ट्राइंगल। अभी इन्वर्टेड ट्राइंगल का जो नॉर्थ है, राइट, दैट उसका स्लोप है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, राइट, सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट। एंड ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ का नॉर्दर्न पार्ट स्लोप हो रहा है ईस्ट की तरफ, मतलब तुम्हारे राइट हैंड साइड की तरफ, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लियर, दैट इज एविडेंट फ्रॉम द फ्लो ऑफ चंबल, सन, दामोदर रिवर्स जो ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है, राइट, इट फ्लोज टुवर्ड्स ईस्ट एंड सर्दर्न पार्ट स्लोप्स टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। और जो साउथ है पेनिनसुला प्लेटो का वो भी ईस्ट की तरफ ही स्लोप हो रहा है, एंड दस इट इज कॉल्ड सर्दर्न प्लेटो। मोस्ट ऑफ इस एरिया इज इन साउथ, इसलिए हम उसको सर्दर्न प्लेटो कहते हैं। सराउंडेड 3 साइड बाय वाटर, दैट इज योर 3 ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। दस द नेम गिवन इज पेनिनसुला प्लेटो। Now we come to Malwa Plateau. So Aravalli ranges, we can start from here. Aravalli ranges is in the northwest of Malwa Plateau and it is the oldest ranges in the world. It is a folded mountain. Mount Abu is a part of it. It is located in Aravalli ranges. तो सबसे oldest range world का है Aravalli और Mount Abu उसका एक हिस्सा है। गुरु शिखर highest peak है यहाँ पे, 1722 meters high, and to its south is Chambal and Betwa rivers. This rivers emerges from Vindhyachal, flows in north and meets Yamuna, and Sun rivers flows in north but it meets Ganga. तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि यहाँ का स्लोप नॉर्थ की तरफ है. Thus it proves that the region slopes northward.
Northeast part of this area is called Bundelkhand. Rivers Luni and Banas also they originate, means they are born in Arauli in northeast but they vanish in the run of Kutch. Mahi और साबरमती जाके मिलती है Gulf of Khambat को. The flow of these rivers shows that west part of Malwa Plateau slopes southwest. Rajmahal Hill, Shillong Plateau are a part of Chota Nagpur Plateau, which includes Ranchi Plateau also, which we had already seen in the map. और अगर याद ना हो तो हमारा सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का देख लेना वीडियो, जहाँ पे मैंने सारे मैप बताए थे, राइट. एंड यूल हैव टू गो थ्रू इट बिकॉज इट्स नॉट प्रोवाइडेड इन योर टेक्स्ट बुक. तो ये छोटा नागपुर प्लेटो, रांची प्लेटो, राजमहल हिल, शिलोंग प्लेटो, मालवा प्लेटो, अरावली रेंजेस, ये सारा कुछ वहाँ पे डिटेल में बताया है. इट बिकम्स ईजी फॉर यू. नाउ डेक्कन प्लेटो, located to the south of Satpura, Mahadev and Michael ranges. Satpura, Mahadev, Michael ranges, that is south of Malwa Plateau. Northwest of Malwa Plateau is made up of lavaic deposits. On western side is border is demarcated, मतलब वहाँ पे border कौन सी होगी, हम लाइन ड्रॉ करने नहीं जाते, लेकिन वहाँ पे वेस्टर्न घाट है जो बॉर्डर बन जाता है. It runs north south along the Arabian Sea coast. तो इसके अलग अलग नाम है, लोकल नाम है. जैसे महाराष्ट्र में इसको हम सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक में भी सह्याद्री. नीलगिरी नाम दिया है तमिलनाडु में. अनायमलाई एंड कार्डमम नाम दिया है केरला और तमिलनाडु में. तो सर्दर्न पार्ट इज मोर लॉफ्टी, मतलब ग्रेट हाइट एंड ब्रॉड. एवरेज हाइट इज अबाउट 900 to 1000 मीटर्स. एट फ्यू प्लेसेस वो इस हाइट से थोड़ा ज़्यादा भी है, 1000 से थोड़ा ज़्यादा थोड़ी बहुत जगह पे. फिर कहीं भी यहाँ वहाँ थोड़े बहुत हिल्स भी हैं, आइसोलेटेड हिल्स विच आर मोर देन 900 मीटर्स हाइट. जो बाउंड्री इस प्लेटो की वो बना रहा है कॉल्ड ईस्टर्न घाट. तो वेस्टर्न घाट वेस्टर्न साइड की बाउंड्री बना के देता है और ईस्टर्न घाट ईस्टर्न साइड. इट स्लोप्स टूवर्ड साउथ ईस्ट. रिवर्स फ्लो ऑल्सो इज साउथ ईस्ट एक्सेप्ट, अब यहाँ पे सिर्फ 2 नदियाँ ऐसी हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो होगी, राइट. वेस्ट की तरफ 2 ही नदियाँ फ्लो हो रही है क्योंकि उनके लिए स्लोप जा रहा है वेस्ट में और वो अरेबियन सी में मर्ज अप हो जाएगी. सो लर्न इट, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क. नर्मदा एंड तापी आर दी ओनली रिवर्स विच फ्लोज साउथ, राइट, साउथ वेस्ट. बाकी सब रिवर्स मिल रही है ईस्ट में. अदर रिवर्स फ्लो साउथ ईस्ट, आई टोल्ड यू दे मीट बे ऑफ बंगाल. लेकिन नर्मदा और तापी फ्लोज वेस्टर्न साइड क्योंकि उनका बहाव उस तरफ है. जैसे यहाँ पे भी बहुत क्लियरली वापस दिखाया गया है, गारो खासी, जैंतिया हिल्स, छोटा नागपुर प्लेटो, अरावली रेंजेस, रन ऑफ कच्छ, डेक्कन प्लेटो, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, कार्डमम हिल्स, नीलगिरी अभी अभी जो बताया, राइट, सतपुड़ा रेंजेस, विंध्याचल, हिमालयन रेंजेस. Now coastal plain, that is east coast and west coast. Peninsular plateau surrounded by a narrow belt of plains from Kutch to Orissa. मतलब कच्छ से नीचे when you see कि कच्छ में भी तुम देखोगे तो एक नैरो बेल्ट है, राइट. एंड पूरे दोनों साइड तुम देखोगे कि देयर इज वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, राइट. जैसे वेस्टर्न घाट था और ईस्टर्न घाट था, वैसे वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट. वेस्ट कोस्ट इज फ्रॉम गुजरात टू केरला, एक्सेप्ट इन गुजरात. सिर्फ गुजरात में ये थोड़ा ब्रॉड है, बाकी सब जगह पे नैरो है. इट इज अनड्यूलेटिंग, नॉट स्ट्रेट, अ बिट ऑफ वेवी, कॉल्ड मलबार कोस्ट टू द साउथ ऑफ गोवा. वेस्ट कोस्ट रिवर्स हैव डेवलप्ड क्रीक्स एंड क्रीक्स हैव सबमर्ज्ड वैलीज अंडर रिवर वाटर. तो क्रीक्स क्या हैं? वो वैलीज है जो रिवर वाटर में सबमर्ज हो चुकी है. फॉर्म ड्यू टू सी कोस्ट, इट प्रोवाइड्स गुड कंडीशन फॉर फिशरी. अब यहाँ पे सी कोस्ट के पास बहुत अच्छी कंडीशन भी है फिशरी के लिए. मैनी नेचुरल पोर्ट्स ऑल्सो आर देयर ऑन वेस्टर्न साइड, दैट इज मुंबई, मार्मगोवा. बैक वाटर्स ऑल्सो ऑन साउथ कोस्ट ऑफ केरला नोन एज कायल इन लोकल लैंग्वेज. ईस्ट कोस्ट मच ब्रॉडर देन वेस्ट कोस्ट.
Alluvial deposits in the deltas of Kaveri, Krishna, Godavari, Mahanadi. Northern part is called North Sircar coast and Tamil Nadu coast is called Coromandel coast. Up islands, archipelages of India. Many islands, major islands of India, Andaman Nicobar and Lakshadweep. Many small islands are there in Lakshadweep. And some distance off Kerala coast, horseshoe shape it is. And such coral islands, जो मैंने बताया था creature, such coral islands are called atolls. Horseshoe shape याद रखना है और atoll, coral island वो है. Andaman Nicobar Island are in Bay of Bengal, away from the Indian coast. तो नज़दीक कौन सा है? लक्षद्वीप. और हमारे इंडियन कोस्ट से दूर कौन सा है? अंडमान निकोबार. Spread over 350 km, has a very great strategic importance. The only active volcano in India is Barren Island in Andaman Nicobar Island. तो सिर्फ एक एक्टिव वॉल्केनो अब हमारे यहाँ है इंडिया में. नारकुंडम डोरमेंट वॉल्केनो है. और हमारे बस यही हमारे जो इंडियन फिजिकल फीचर्स है, फुल ऑफ डाइवर्सिटी हैं. जैसे कि ऑल आर इंटरकनेक्टेड, ऑल आर इम्पॉर्टेंट. तुम ये नहीं कहोगे कि नॉर्थ इम्पॉर्टेंट है और ईस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, या वेस्ट इम्पॉर्टेंट है और साउथ इम्पॉर्टेंट नहीं है. ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री इट हैज़ डिफरेंट फिजिकल फीचर्स. डाइवर्सिटी बहुत सारी है, डिफरेंट फॉरेस्ट, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ, कल्चर ऑफ द पीपल इज डिफरेंट, धर्म अलग है, लैंग्वेज अलग है, फिर भी देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ऑल आर इंटरकनेक्टेड. तो कंट्री का प्रोग्रेस भी इसी से हो रहा है, राइट. जैसे नॉर्दर्न प्लेन क्या है? तो स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स. सर्दर्न प्लेटो जहाँ से हमें मिनरल्स मिल रहे हैं. हिमालयन रेंजेस, वहाँ पे एवर फ्लोइंग रिवर्स और फॉरेस्ट रिसोर्स मिल रहे हैं हमें. तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज इम्पॉर्टेंट. नाउ रॉक, व्हाट इज इट? वी जस्ट डिड लेटली. composite matter of one or more minerals. It may be hard or soft, heavy or light, porous or non-porous. Different rocks, they are formed due to different processes and they are divided into three parts, three categories, igneous, stratified, metamorphic. अब stratified rocks, उसको हम और भी एक नाम से जानते हैं, that is sedimentary. तो disintegration of igneous rocks मतलब igneous rock का टूटना, तो मिलता है हमें sedimentary. रीजन किस तरह से? कलेक्टिव एफर्ट ऑफ वाटर एंड अदर फोर्सेस से बनते हैं. फिर कंटिन्यूस डिपोजिशन होता रहता है, फिर अलग अलग लेयर्स बनने लगते हैं. अपर लेयर का फोर्स आ जाता है लोअर लेयर पे एंड दस मेनी लेयर्स आर फॉर्म्ड ऑफ रॉक्स. दे आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स लाइक लाइमस्टोन एटसेट्रा विच वी गेट इन बिहार, झारखंड. मेटामॉर्फिक रॉक्स, you can of course this you can make on your own. Lots of things were provided up till now. तो थोड़ा एक बार ये ट्राई कर लो अपने खुद के लिए, अपने हिसाब से कि इसको हम पॉइंट वाइज अब तक जो मैंने प्रेसी बनाई तुम कैसे इसे इजी फॉर्मेट में बना सकते हो, ताकि एग्जाम के अगले दिन सिर्फ पॉइंट्स देखने हैं. लर्न तो ऑलरेडी हम कर लेंगे, राइट. So metamorphic rock, that is we did just now, in certain peculiar condition, form, composition and other features of rocks are totally changed. कई बार ऐसे कंडीशन होते हैं कि रॉक्स के फीचर्स बदल जाते हैं. तो इट इज जस्ट बिकॉज कि अपर लेयर नीचे पे प्रेशर दे रहा है और हाई टेम्परेचर है, तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक बदल जाते हैं, उनका फॉर्म बदल जाता है, बन जाता है मेटामॉर्फिक रॉक लाइक मार्बल एंड क्वार्टसाइट अवेलेबल इन राजस्थान आर द बेस्ट एग्जाम्पल. फिर मिनरल के बारे में विच आर फॉर्म ड्यू टू ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक प्रोसेस एंड अ पर्टिकुलर केमिकल कॉम्पोजिशन इट हैज़. दे आर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट एंड मोस्टली मिनरल्स डिपेंड ऑन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ. तो अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं एंड नॉर्मल हमारे रूटीन लाइफ में मोर देन 200 सच मिनरल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग यूज़ करते रहते हैं. जैसे मैंने कहा कि डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी, मतलब कि लाइक उसमें भी क्लासिफिकेशन हम बना सकते हैं. सिंपल क्लासिफिकेशन कि प्रेशियस मेटालिक मिनरल्स है, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा, लाइट मेटालिका, मैग्नीशियम एट्सेट्रा. मिनरल्स ऑफ कॉमन जनरल यूज आयरन, कॉपर एट्सेट्रा. मिनरल्स यूज एज एलॉयज, क्रोमियम, मैंगनीज, टंगस्टन, वेनेडियम एट्सेट्रा. नॉन मेटालिका, लाइमस्टोन, चॉक. एनर्जी रिसोर्स, कोल, मिनरल ऑयल, राइट. Yes.
Once again this part you are going to frame. मैंने hint दी है यहाँ पे. What is soil? First of all, soil is a basic resource for agriculture. बिना इसके तो agriculture होगा ही नहीं. One marker is a thin layer formed due to organic and inorganic matter on the earth's surface. Result of breaking of rocks. बहुत सारी चीज़ें मिला के बाद में लाखों साल के बाद soil form हो रहा है. As thin as just as we say skin of an apple. उतना ही इम्पॉर्टेंट सॉइल है हमारे अर्थ के ऊपर. तो टेम्परेचर, रेन, स्नो, एयर, वेजिटेशन, इंसेक्ट्स, ये सब मिला के क्या बन रहा है? सॉइल. पाउडरी फॉर्म में टर्न हो जाएगा. एंड देन देयर आर ग्रेवल्स, स्मॉलर स्टोन्स, पेबल्स, सॉइल पार्टिकल जिसको हम रेगोलिथ कहते हैं. यहाँ तक तो सिर्फ मिनरल्स होते हैं उसमें. फिर उसमें मिल जाता है एयर, वाटर, बायोटिक मैटर जैसे डेड पार्ट ऑफ प्लांट्स, क्रीचर्स. Finally, soil is found out of this great mixture, and it takes about lakhs of years. I would say it's a long time period. और 6 types के soil है: alluvial, black or agur, red, laterite and mountain and desert soil. तो जैसे मैंने इसी वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि पूरा मत कर देना, जस्ट अ पार्ट ऑफ इट यू कैन टेक, राइट. लेकिन लर्न करना होगा हर एक सॉइल के लिए 2 स्टेट. फिलअप करोगे एक ही. तो alluvial soil है, 2 forms, Khadar and Bangar. Khadar is formed due to fresh alluvial deposit near the river. It is sandy. Bangar, old alluvium, sticky, dark color. Found in upper valley region. Places learn कर लेना, पंजाब, यूपी, etc. Black soil. महाराष्ट्र, तमिलनाडु में मिल जाएगा ये. It's a gift of peninsular plateau. It is sticky, fertile. और ये मिट्टी लंबे समय तक गीली रहती है. That is retains humidity or moisture for longer time. Formed from metamorphic rock. Cotton maximum growing over here, so it is called black cotton soil. अच्छा है ये कॉटन और ग्राउंडनट के लिए. और एगू सॉइल भी कह सकते हो. रेड सॉइल इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से मिलते हैं. एंड रेड बिकॉज ऑफ द आयरन ऑक्साइड ऑफ फेरिक ऑक्साइड. ह्यूमस कंटेंट. इट इज पोरस, फर्टाइल, फाउंड इन गोवा, तमिलनाडु, etc. Laterite also is formed due to excessive erosion by rain. Humus descends, थोड़ा कम है यहाँ पे ह्यूमस. लोअर स्ट्रेटा में जब ह्यूमस का डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तो यू एक्चुअली कांट ग्रो गुड क्रॉप्स ओवर हियर. इट्स कॉल्ड लीचिंग. लेस ह्यूमस, लेस फर्टाइल, रेड सैंडस्टोन एंड एल्यूमिनियम कंटेंट, thus red in color. Mountain regions of Deccan, Kerala has this laterite soil. Mountain soil, more humus, dense forest soil, less fertile in Shivalik ranges, and mostly it is found in hilly region. Desert soil, dry and semi-dry areas found in Gujarat, Rajasthan, etc. More alkaline, less humus. Agriculture nowadays is possible due to irrigation facilities. So I hope कि प्रेसी थोड़ा बहुत तो हेल्प कर जाएगी तुम्हें और चैप्टर को और अच्छे से समझने में. मतलब कि डिटेल में तो सुन ही लो, लेकिन एग्जाम के अगले दिन प्रेसी देख सकते हो. सो द पॉइंट्स यू कैन रिकलेक्ट इट वेरी सून एंड ईजिली. यू नीड नॉट रीड द होल चैप्टर, राइट. सो वंस अगेन योर इटसेल्फ, एक बार तो थैंक यू कह दिया था. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. Soil formation is a beautiful process. It takes 100 to 1000 years for the formation of soil, and the factors involved in the formation of soil are parent rocks, climate, vegetation, animals, and microscopic organisms. Parent rocks refer to the original rocks from which the soils are formed. If the original rock is basalt, the soil formed is black soil. If the original rock is ancient crystalline metamorphic rock, the soil formed is red soil. If the original rock is laterite, the soil formed is lateritic soil. Now these rocks are subjected to weathering. It means softening and breaking down of rocks. Now this happens due to the influence of climate. And every day, due to the heat of the sun, the temperature rises and the rocks expand, and at night time the rocks contract.
Now, due to regular expansion and contraction of rocks, they break up into small sediments. Sometimes the rocks break down because they are in contact with water. Lime and silica in the soil reacts with water and they are extracted out of the rocks. The rocks finally become weak and they break. When the leaves from the tree complete their cycle, they fall down and decompose and finally become one with the soil. The animals excrete when they die and they too decompose and become one with the soil. The dead remains of plants and animals is known as humus. It adds to the fertility of the soil and makes it sticky. Earthworms, ants, termites, microscopic organisms mix up with the soil as they burrow, significantly affecting soil formation. In this video, we are going to learn about 8 different types of soils, and they are alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, mountain soil, arid soil, peat soil, saline and alkaline soil. To begin with, alluvial soil. Now these soils occupy 40% of the land area in India. Alluvial soil is formed by the depositional work of the rivers, and that is why they are known as riverine soil. And these soils are found in the river basins and the deltas. When I say river basin refers to an area covered by the main river and its tributaries. And when I say delta, it refers to the triangular shaped land between the distributaries of different rivers. The color of the alluvial soil can be grey, light brown or yellowish. Now these soils are very rich in chemicals like potash, phosphoric acid, lime and carbon compounds. But at the same time they are deficient in nitrogen and humus. And when I say humus, I refer to the dead remains of plants and animals which decompose. Alluvial soil is rich in clay, and if the clay content is more, water retaining ability of the soil is also high. They are ideal for the growth of crops like sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops. Due to its high fertility, regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated. The entire northern plains are made up of these soils and they are known as inland alluvium. Now it extends from Sindh in Pakistan up to Bangladesh. These soils are also predominant in deltas known as deltaic alluvium. So it is found in the deltas formed by the rivers such as Ganga, Brahmaputra, that is Sundarban Delta. Then other important rivers forming delta are Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. Now in all these deltas, we will find deposition of alluvial soil. Then they are also found in the coastal plains of the country. On the basis of its age, alluvial soils is of 2 types and they are Khadar and Bhangar. Khadar is light in color and is composed of newer deposits, whereas Bhangar refers to the older alluvium and it is composed of lime nodules or conchod, and it has a clayey composition. Now Khadar is more fertile than Bhangar soils because new layers are deposited year after year during monsoon. Crops can be grown on old alluvium soil also, but that is after using manure. Soils in the drier areas are more alkaline and can be more productive after proper treatment and irrigation. In the upper reaches of the river valleys, the soils are coarse. Such soils are predominant in the Piedmont Plains. When I say Piedmont Plains, it refers to an area of land formed or lying at the foot of a mountain or mountain range. In the lower reaches of the river valley, the soil particles become smaller
and more uniform. It is suitable for the growth of large variety of rabi as well as kharif crops, that is winter as well as the summer or we call monsoon crops. In the lower Ganga Brahmaputra valley, they are useful for jute cultivation. Now, alluvial soil is found in the states of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and the Brahmaputra valley of Assam. And then it is found in the coastal plains of India. Next one is the black soil. This soil is formed by the weathering of basalt rocks. This soil is the residual soil because it is formed at the place of its origin over the underlying rocks. It is dark in color and it is suitable for cotton cultivation. So it is also known as the Regur soil or the black cotton soil. The Regur soils are concentrated over the Deccan lava tract, which includes parts of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka. We can find Regur soil even in some parts of Rajasthan. This soil has a high proportion of Limca P, that is lime, iron, magnesium, calcium carbonate and potash. And it is deficient in No-P, that is nitrogen, organic matter and phosphorus. Then it is red soil. Red soil is formed from ancient crystalline metamorphic rocks of the Peninsular Plateau. Under prolonged weathering by rainfall, these rocks break up to form these soils. These soils differ from place to place. They are red in color as they contain large amount of iron oxides. At several places, their color slightly changes as they appear brown or grey. It looks yellow when it occurs in a hydrated form. This soil is mainly found on the plateau regions of the peninsular India. Red soil covers the states of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand and the northeastern states. Actually, if we look at it carefully, they practically encircle the entire black soil region on all sides. They extend northward in the west and along the Konkan coast of Maharashtra. So if we look at the characteristics of red soil, it is porous and it has high percentage of iron oxides. It is generally shallow and its pH value range from 6.6 to 8. It is poor in nitrogen, phosphorus, potassium and organic matter. It is not fertile but responds to fertilizers. It needs irrigation supports for cultivation. It contains soluble salts in small quantities. Next one is the laterite soil. Laterite soil is formed by the weathering of lateritic rocks. It is found in regions of heavy rainfall with alternating wet and dry periods. Due to heavy rainfall, lime and silica are leached out of the rocks. That is, they are extracted out of the rocks, leaving behind high content of iron oxides and aluminium. Finally, what is left out disintegrates, that is, it is subjected to weathering and what we get is lateritic soil. Now these soils are of two types. One we call it as upland laterites and other one is lowland laterites based on their locations. So even this soil is red in color with a high content of iron oxides. It is poor in nitrogen, lime and rich in iron. It is of a coarse texture, soft as well as friable. When I say friable, that is the soil is loose. Well, it is loose because it has very low content of clay. Whereas we have seen that alluvial soil and black soil have high content of clay. Laterite soils have low fertility because of high acidity and low moisture retention. Manuring and other activities are required to make them suitable for growing crops. Now, crops that are grown on lower elevations are mainly paddy, whereas the crops that are grown on higher elevations are
rubber, cinchona and tea plantations. Coming to the next soil, and that is arid soils. These soils are derived from the disintegration of adjacent rocks and are largely blown from coastal regions and Indus Valley. Arid soils are characteristically developed in western Rajasthan, which exhibit characteristic arid topography. Arid soils range from red to brown in color. Now, they are generally sandy to gravelly in texture and have a high percentage of soluble salts. These soils are saline in nature. In some areas, the salt content is so high that common salt is obtained by evaporating the saline water. Due to the dry climate, high temperature and accelerated evaporation, they lack moisture as well as humus. These soils are deficient in nitrogen and humus. The phosphate and iron content is normal, which is good for the soil. These soils are rich in minerals, but the main limitation is lack of water. The soils exhibit poorly developed horizons. Plants are widely spaced and chemical weathering in these regions is limited. Lower horizons of soils are occupied by conquered layer because of the increasing calcium content downwards. Now the conquered layer formation in the bottom horizon restrict the infiltration of water. As such, when irrigation is made available, the soil moisture is readily available for a sustainable plant growth. So we can say that this layer of calcium plays a very important role in retaining the water. Going ahead with the next soil, and that is mountain soil. Mountain soils are found in the valleys and hill slopes. These soils occupy about 8% of the total land area of India. They are formed due to mechanical weathering caused by snow, rain, temperature variations. Now, soil formation is quite slow in mountainous areas. This is because of the low temperatures, and so mountainous soils are comparatively thin and are badly anchored. These soils are generally shallow in depth, and that is why they are known as immature soil, because the soil formation is not complete. These soils are heterogeneous in nature and their character changes with parent rocks and climate. Now, these soils are very rich in humus but are deficient in potash, nitrogen, phosphorus and lime. The slopes are used for horticulture and plantation crops like tea, coffee, spices, apple, peach, etc. Rice and wheat are grown in valleys. Potatoes are grown in mostly all areas. These mountain soils are found in hilly regions of Jammu and Kashmir, Sikkim, Assam and Arunachal Pradesh. Next soil is the peaty soil. These soils are locally called Kari in Kottayam and Alippai districts of Kerala. These soils are marshy soils and are a result of waterlogging and anaerobic conditions. Now, this leads to partial decomposition of organic matter. They are found in areas of heavy rainfall, high humidity, where there is a good growth of vegetation. It occurs widely in the narrow part of Bihar, the southern part of Uttaranchal, and the coastal areas of West Bengal, Odisha, and Tamil Nadu. These soils are normally heavy and black in color. These soils are characterized by a rich humus and organic content. There is a presence of iron and varying amount of organic matter. The organic matter in these soils may even go up to 40%. These soils are generally acidic in nature, but at many places they are alkaline also. These soils are generally submerged during the rainy season and are utilized for the cultivation of rice. Because rice as a crop in the initial stage requires standing water. Finally, we come to saline and alkaline soils. Saline soils usually have a surface crust of white salts.
especially in the season when the net movement of soil moisture is upward. Salts dissolved in the soil water moves up to the surface, where they are left as a crust when the water evaporates. There are many undecomposed rock and mineral fragments which, over weathering, liberate sodium, magnesium, and calcium salts and sulfurous acid. Some of the salts are transported in solution by the rivers, which percolate in the subsoils of the plains. In canal irrigated areas and in areas of high subsoil water table, the salts are transferred from below to the topsoil by the capillary action. That is, they rise up along the gap as a result of evaporation in dry season. The accumulation of these salts make the soil infertile and renders it unfit for agriculture. Alkaline soils are clay soils with high pH value. That is, its pH value is more than 8.5. A poor soil structure and a low infiltration capacity. Often they have a hard calcareous layer of 0.5 to 1 meter depth. So if a layer of calcium develops in the subsoil, it does not allow the penetration of water. So in such areas, the groundwater level is badly affected. In such soils, agriculture is possible, but only after treating the soil.